राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। इनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है। दंगे के मामले में वो बोले तो शोभा नहीं देता है। अखिलेश की बैसाखी अगर हट जाए तो कांग्रेस को पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है। जिस दिन अखिलेश भाई यहाँ टेबल लोगे ना, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। उनका तो डीएनए में ही हिंदू विरोधी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। महाभारत में आज बात होगी दंगे वाली सियासत की। यूपी में उपचुनाव है, 9 सीटों पर वोटिंग होनी है, दिन बहुत कम बचे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि उपचुनाव से पहले दंगे वाला दांव एक बार फिर सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे आरोप लगाया है योगी आदित्यनाथ पर। उन्होंने सीधे कहा कि बीजेपी चुनाव के चलते दंगे कराती है, बीजेपी को हार का डर सताता है तो वो दंगे कराती है। उन्होंने सीधे कह दिया कि बहराइच का दंगा बीजेपी ने कराया। उन्होंने सीधे कह दिया कि हार के डर से दंगे कराती है। और सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव भी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं झंडा किसने लगाया, जरा इसकी जांच कर लीजिए, पता लग जाएगा कि दंगा किसने कराया। यानी वो सीधे कह रहे हैं कि बहराइच का दंगा स्टेट स्पॉन्सर्ड था। अब ये बात जब अखिलेश यादव ने कही तो उधर से हमला भी हुआ। योगी आदित्यनाथ के जो सिपह सालार हैं केपी मौर्य ने सीधे सीधे कहा वो पार्टी जो दंगा कराती रही सत्ता में रहते हुए वो अब दंगे की बात कर रही है। सपा के राज्य में कितने दंगे हुए ये सब जानते हैं। आज महाभारत में सवाल यही पूछ रही हूं, योगी वर्सेस अखिलेश, क्या इस बार उपचुनाव में दंगे वाला दांव चलेगा? क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपनी अलग प्लानिंग कर रहे हैं, वो अपने आक्रमण की तैयारी अलग कर रहे हैं, लेकिन या यूपी के चुनावों में क्या योगी आदित्यनाथ पर ये दंगे वाला दांव जो अखिलेश यादव ने खेला है वो चलेगा? आज सवाल ये कर रही हूं। दोनों की तस्वीरें आप दिखा दें, क्योंकि ये अब योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई है और योगी वर्सेस अखिलेश की ये लड़ाई क्या ऐसी लड़ाई है जिसमें अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने राहुल गांधी पर भरोसा नहीं करेंगे। क्योंकि उपचुनाव में जहां एक तरफ वो दंगे वाला दांव कर खेल रहे हैं, वहीं योगी वर्सेस अखिलेश का दांव भी खुद अखिलेश खेल रहे हैं। क्योंकि वो यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई सीट नहीं दे रहे हैं, उन्होंने 2 सीटें खाली छोड़ी और अब कांग्रेस को उसमें अपनी किरकिरी नजर आ रही है। इसीलिए राहुल गांधी की पार्टी शायद अब उपचुनाव में लड़ेगी ही नहीं, वो बाहर से समर्थन करेगी समाजवादी पार्टी का। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ के सामने खड़े होने के लिए क्या अखिलेश यादव को लगता है राहुल ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए वो खुद मैदान में उतरना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी की पार्टी से किनारा कर लिया है। आज इस पर भी महाभारत करूंगी, लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव दंगे की बात कर रहे हैं, कह रहे बीजेपी दंगा करा रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार दंगा करा रही, क्योंकि उनके सांसद ने यह तक कह दिया कि उपचुनाव में पार्टियां नहीं लड़ रही, उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से सरकार चुनाव लड़ रही है। यह बड़ा बयान है, आज इस पर महाभारत। लेकिन आपको यह भी बताती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने आक्रमण की तैयारी कैसे कर ली है। इस दांव दंगे वाले दांव से क्या योगी आदित्यनाथ अपने रैलियों के दम पर हुंकार भरेंगे? योगी के हाथों में उपचुनाव की कमान है, उन्होंने पूरी तरह से अपने हाथों में इसे ले लिया है। वो अलग अलग रैलियां करेंगे, पूरे आक्रामक प्रचार में योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। उन्होंने आक्रमण का ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि वो ताबड़तोड़ रैलियां हर उस सीट पर करेंगे जहां उपचुनाव है। 9 सीटों पर योगी की 18 रैलियां होने वाली हैं। और सिर्फ योगी नहीं, योगी से पहले कमान संभालेंगे उनके मंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री, वो वहां जाकर सभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने केपी मौर्य और ब्रजेश पाठक के लिए भी जिम्मेदारियां तय कर दी है इस उपचुनाव को लेकर, और जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर एक वॉर रूम बना दिया है। उस वॉर रूम से हर अपडेट योगी आदित्यनाथ को मिलने वाली है यूपी के उपचुनाव को लेकर। तो आज ये कह रहे हैं कि दंगे वाला दांव चलेगा, क्या योगी का आक्रमण चलेगा? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए। राजनीतिक लाभ लेने के लिए
जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। बहराइच में भड़की हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं है, लेकिन इस पर सियासत हर रोज हो रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे चुनावों से जोड़कर बीजेपी की साजिश बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी जमकर हमलावर है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी के पास बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिनके शासन काल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा है, दंगे के मामले में वो बोले तो शोभा नहीं देता है। कोई राजनीति के लिए दंगा कराएगा ऐसा ना कोई कर सकता है, और ऐसी भावना हो भी सकती है तो समाजवादी पार्टी के लोगों में तो हो सकती है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी जो राम में विश्वास करती है, भगवान में विश्वास करती है, उससे ये कभी हो ही नहीं सकता कि इतने नीचे गिर जाए। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उत्तर प्रदेश कैसे सांप्रदायिक दंगों की आग में जले, इसलिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगातार आग में घी डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा पर पूरी तरह से काबू पाया और किसी तरह का दंगा नहीं भड़कने दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी चुनाव हारती है तो दंगे कराती है, लेकिन दंगे की बात करके अखिलेश यादव ये भूल गए कि उनके राज में कितने दंगे हुए थे। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान 9 बड़े दंगे हुए, सैकड़ों बार प्रदेश में तनाव के हालात बने थे। तो क्या हर दंगा सरकार प्रायोजित था? अखिलेश तो अखिलेश उनके महारथी महाराष्ट्र के चुनाव में अलग ही ताल ठोक रहे हैं। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को ज्यादती करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी की भाषा आपने सुनी? क्या ऐसे बयान दंगे भड़काने वाले नहीं हैं? अबू आजमी के बयान पर बीजेपी ने जमकर लताड़ भी लगाई। देखिए, अखिलेश यादव के पार्टी के लोग हों या एनडीए गठबंधन के लोग हों, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं। पूरे देश की जनता और उस प्रदेश की जनता अच्छी प्रकार से देखती है। इस तरह के बयान देने वालों के लिए जब समय आता है तो समय पर ठीक से सबक सिखाने का काम बाकी प्रदेश की जनता करेगी। लेकिन चुनावी रण में महाराष्ट्र से लेकर यूपी और झारखंड तक सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस में तकरार छिड़ गई। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सपा की तरफ से केवल 2 सीटें ऑफर किए जाने से कांग्रेस नाराज है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अब उपचुनाव नहीं लड़ेगी। चर्चा इस बात की हो रही है कि सपा की तरफ से ऑफर की गई खैर और गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस अब उम्मीदवार नहीं उतारेगी, सपा उम्मीदवार के बाहर से समर्थन करेगी। कांग्रेस के लिए बड़ी किरकिरी है कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन में चुनाव लड़ा, सरकार बनी, लेकिन सरकार में नहीं है। दूसरी तरफ यूपी के उपचुनाव में 2 सीटों की लॉलीपॉप थमा दी गई। ऐसे में सीधी बात ये कि उपचुनाव में योगी का सामना करने के लिए अखिलेश राहुल पर दांव नहीं लगाना चाहते। यूपी वाले उपचुनाव के लिए क्या दंगे वाला दांव ही चलेगा? बुलडोजर और एनकाउंटर पर भी वोट पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी जुड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, और हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले अजीज खान साहब आपके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो दंगे वाला दाव है ये पहली बार नहीं चल रहे हैं, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है इसीलिए दंगा करा रही है। राम गोपाल यादव ने तो आज बहुत सारे विवादित बयान दे दिए, लेकिन उनका जो सीधा बयान हिंसा को लेकर है, उस पर उन्होंने कहा कि झंडा जिसने उतरवाया उसकी जांच करवा लीजिए तो पता लग जाएगा कि किसने प्रायोजित किया। कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए सुचरिता जी, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जो होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, ये बहुत अहम चुनाव है। हमारे नेता ने जो बयान दिया, उस बयान को आप बिल्कुल बहुत साफ शब्दों में इस बात को समझ लें कि बीजेपी के डीएनए में ये सारी चीज़ें हैं। नफरत की राजनीति तो ये करते ही हैं,
ये पड़ोसी को पड़ोसी से हमेशा जुदा करने की कोशिश करते और भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश करते। ये इनका टैगलाइन है, ये इनकी रणनीति है। ये आज से नहीं, ये 3 सीटों से 325 तक का जो इन्होंने सफर तय किया, वो कहीं ना कहीं वो उसका ग्राउंड यही था कि ये धार्मिक उन्माद पैदा करके, लोगों में आपस में वैमनस्यता पैदा करके इन्होंने कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां पैदा की है। इसमें कोई गलत, इसमें कुछ गलत है ही नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह ये कहा जा रहा है साहब कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खींचतान, तनाव, तमाम तरीके की बातें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहां इंडिया गठबंधन में कह रहा हूं, ये पूरी तरह से, ये चट्टान की तरह पूरी तरह से अडिग है। कहीं किसी तरीके कोई दरार नहीं है, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, सब पूरी तरह से बेहतर चल रहा है और आपसी तालमेल है, शानदार तालमेल है। लेकिन बीजेपी आज इसको भी एक नैरेटिव के तौर पे गढ़ने की कोशिश कर रही है। वो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए वो साहब कह रही साहब इनके गठबंधन में दिक्कतें हैं, ये गठबंधन में ताल राग नहीं है। अच्छा मैं बता रहा हूं, जिस चाहे वो तरह महाराष्ट्र से हो, खुलकर चाहे वो डंके उत्तर की प्रदेश चोट पर, हो, डंके की चोट पर आपकी पार्टी कह रही है कि दंगा बीजेपी ने कराया है। एक मिनट सुन लीजिए, जिस तरह डंके की चोट पर आपकी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी ने दंगा कराया, ये चुनाव हारते हैं तो दंगे कराते हैं, उसी तरह डंके की चोट पर यह भी कह दीजिए ना कि योगी आदित्यनाथ के सामने आप राहुल गांधी को आगे नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए 7 सीटें दी हैं, 2 पर आपने उनके लिए छोड़ा, वो अब 2 लेना नहीं चाहते क्योंकि उनको लग रहा है किरकिरी होगी, वो भी कहीं हार गए तो क्या होगा। ये सेकंड पार्ट ऑफ माय डिबेट है, इसलिए मैं इस पर थोड़ी देर में आऊंगी। पहले दंगे वाले बयान पर बात कर लूं। ये नहीं, देखिए ये बड़ा क्लियर है सर, 7 सीटों पर आपने अनाउंस कर दिया, उनसे बात नहीं की, वो तो अभी तक ये सपने देख रहे थे कि उनको 5 सीटें मिलेंगी, तो ये तो एक फैक्ट है, इसको मानिए आप। डंके की चोट पर बोलते हैं अजीज खान साहब, डंके की चोट पर बोलिए आप ये बात, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बार राधिका जी के पास जा रही हूं। राधिका जी जरा बताइए, आप लोग चुनाव हार रहे हैं क्या? दंगे करा रहे हैं इसीलिए? देखिए, जिस तरीके से एक बार फिर ये रोना रो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगे करा रही है और जिस तरीके से एक और बार भ्रम का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये साफ है कि इन्होंने पहले ही हथियार नीचे रख दिए और कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, क्योंकि स्वयं अखिलेश यादव साहब ये जानते हैं कि कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसीलिए वो राहुल गांधी को भी किनारा कर रहे हैं। जो उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाया था लोकसभा चुनाव के समय में कि संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, दंगे होंगे, ये होगा वो होगा, क्या हुआ? कौन सा संविधान खतरे में था? कौन से दंगे हो गए? और हरियाणा के जो नतीजे हैं वो उस बात की गवाह है, उस बात पे स्टैंप लगाते हैं कि काट की हांडी, जैसा मैंने कहा, बार बार नहीं चढ़ती। और उनका नैरेटिव जो पूरे देश भर में फैलाने का था वो एक बार चल गया लोकसभा में, अब नहीं चलेगा। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं दंगे कराने की बात, तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव साहब खुद का इतिहास भूल जाते हैं। खुद भूल जाते हैं कि सबसे पहले कार सेवकों पे गोलियां इन्होंने चलाई, फिर 2012 में टेररिस्ट को रिहा करने का काम इन्होंने किया जिन्होंने राम जन्मभूमि के ऊपर अटैक किया था। फिर ये भी भूल जाते हैं कि इनके 2012 से जब इनकी सरकार बनी थी, जब इनके कार्यकाल थे, तो कोरीकलान, बरेली, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, हर जगह दंगे ही दंगे हुए थे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी थी कि सिर्फ माफिया वहां पे फल फूल रहा था और 1800 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अब माफिया डॉन्स के पास निकली। और इतना बुरा हाल था कि आए दिन कभी भी इनकाउंटर होते थे, इतने इनकाउंटर होते थे, 400 से अधिक इनकाउंटर, करीबन 425-430 इनकाउंटर हमने सिर्फ मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के दौरान देखे थे। तो किस हिसाब से इन्होंने जंगल राज चलाया था और किस हिसाब से इनको जनता ने बाहर किया। और रही बात कैसे कांग्रेस से किनारा करे, अब जिनके पास 1 या 2 ही सीट है विधानसभा में, उनसे तो किनारा करना तय ही है ना। और सभी जानती हैं पार्टियां कि किस तरीके से पैरासाइट बनके कांग्रेस हमेशा वोट लेकर गई है। लेकिन आज इनके बयानों ने और इनके प्रवक्ताओं के बयानों ने यह साबित कर दिया कि ये पहले ही हार मान चुके हैं। ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडा राज वापस नहीं आने देगी, जिसका उन्होंने एग्जाम्पल महज कुछ दिनों में देख लिया। देखिए, जनता क्या चाहती है राधिका जी, वो तो जनता बताएगी जब 9 सीटों के उपचुनाव होंगे, उनका रिजल्ट करने लग गए। जनता क्या चाहती है वो जनता बताएगी, और 9 सीटों के उपचुनाव होंगे, वो लिटमस टेस्ट है अखिलेश जी के लिए भी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए भी। क्योंकि लोकसभा के चुनावों के बाद अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि इन पर बहुत ज्यादा दबाव है, इन्हें प्रूव करना है कि यूपी की जनता अभी भी इनके साथ है। मैं एक बार जरा डीजीपी विक्रम सिंह के पास जा रही हूं और उनसे जरा एक कॉन्टेक्स्ट समझना चाहूं, जिससे पहले मैं उपचुनाव की सीट शेयरिंग पर आऊं। रोहित जी भी इंतजार कर रहे हैं, वरुण जी भी। लेकिन डीजीपी सर, जरा मुझे बताइए, अगर हम ये कहें कि सरकारें दंगा कराती हैं, अगर सरकारें दंगा करा रही हैं और चुनाव जीतने के लिए दंगा कराती हैं, तो फिर तो ये हर सरकार पर लागू होगा। मैं ये नहीं कह रही कि इसके लिए कोई अपवाद होना चाहिए, ना योगी आदित्यनाथ की सरकार अपवाद होगी और ना ही फिर अखिलेश यादव की सरकार अपवाद होगी।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सुचरिता जी। अगर दंगे की जिम्मेदारी सरकार की है तो सब पे लागू होता है कि अलग तरीके से गोल पोस्ट बदल नहीं दिए जाते हैं और मानक नहीं बदल दिए जाते हैं। अगर एक सरकार जिम्मेदार है और तो दूसरी सरकार और सभी सरकारें जिम्मेदार हैं। मैं यहां तक सहमत हूं सुचरिता जी कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन की कुछ लापरवाही से, अदूरदर्शिता से दंगे भड़क सकते हैं। हाँ। लेकिन उसको नियंत्रण करने में भी स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सक्षम है। लेकिन ये मान ले कि कोई सरकार दंगे करा देगी और आईबी और रॉ में उसकी रिपोर्ट नहीं जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा और कालांतर में 10-10 साल में तो सभी सरकारें बदलती हैं, डॉक्यूमेंटेशन तो परमानेंट होते हैं। कौन सरकार ऐसे करा लेगी और कैसे करा देगी? और एक जो आरोप है, आरोप न लगाएं, आप स्पष्ट प्रमाण दें। एक प्रोफेसर राम गोपाल जी ने एक स्पष्ट ये आरोप लगाया है कि जिसने झंडे उतारे हैं वो बता दें। तो झंडे जिसने उतारे हैं, जिसने उतारा, ये तो बिल्कुल आपके सामने है, मृतक ने झंडा उतारा है। इसके अलावा अगर और कोई नाम आपके पास है प्रोफेसर साहब के पास, तो उसका खुलासा कर दें। ये कम से कम इतनी राष्ट्रीय समाज सेवा करने का मेरा आह्वान होगा, परामर्श होगा। अगर आपके पास कोई नाम है, खुलासा करें। और ये मैं वादा करता हूं कि स्थानीय पुलिस से और प्रशासन से ये मैं संस्तुति करूंगा कि इनके एंटीसीडेंट्स चेक करके अगर ये है तो इनके ऊपर भी एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। कोरे आरोप लगाना, उससे फिजा खराब होती है। और दो बयान मैं आपके सामने और कह रहा हूं, आपके विद्वान पहले सब जानते होंगे। एक अबू आजमी का जो कि आपने दिखाया था, जितना गैर जिम्मेदाराना बयान हो सकता था उतना ही गैर जिम्मेदाराना, उसके बारे में भी कुछ कह दीजिए, कम से कम निंदा कर दीजिए कि ऐसे घटिया बयान नहीं। और एक जो सर्वर खादिम है अजमेर दरगाह का, उसने जो कहा था कि आप फूल बरसाएंगे, फूल तो कोई नहीं बरसाएगा, न उम्मीद करता फूल मैंने अबू आजमी साहब का भी बयान सुनाया तो डीजीपी सर। अबू आजमी जो कि महाराष्ट्र में है, सपा के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, और वो जिस तरह के बयान वहां मंच पर दे रहे हैं, जिस वक्त अखिलेश जी भी वहां पर खड़े हुए थे, वो ऐसा लग रहा है ललकार रहे हैं। किसी भी पार्टी को अपने लिए सीटें चाहिए, सीटें बढ़ाने की अपील करता है, हर कोई करता है, लेकिन वो तो क्लियरली एक हिंदू मुस्लिम वाली लाइन ले रहे हैं अजीज खान साहब। अब अगर वो वहां मंच पर रहकर इस तरह का बयान देते हैं, यही बयान उल्टा कर दीजिए कोई और बीजेपी का नेता दे रहा होता, तो आप लोग क्या कहते हैं? ये हिंदू मुसलमान करते हैं। वहां अबू आजमी साहब तो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं आपके, वो क्या बयान दे रहे हैं? वो भी, ये बयान भी दंगा भड़काने वाली श्रेणी में आते हैं अजीज खान साहब, लेकिन आप लोग उस पर गौर नहीं करते। एक और बड़ी बात बता देती हूँ, बड़ी खबर बता देती हूँ। केपी मौर्य ने क्या कहा है? केपी मौर्य ये कह रहे हैं कि अगर, वो सीधे कह रहे हैं कि अगर आपने दंगाई सपा से हटा दिए, अगर दंगाई सपा छोड़ देंगे तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। अपराधियों के पीछे तो सपा नेता का ही हाथ है हमेशा से, वो ये कह रहे हैं। यानी वो आपके दंगे वाले बयान पर पलटवार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं दंगाइयों को पार्टी से अलग कर दो तो पार्टी में नेता ही कहां बचेगा। तो जरा इस पर जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊं। देखिए सुचरिता जी, हाँ। ये बीजेपी अपने किरतों को बता रही है। अच्छा। बीजेपी में से अगर झूठ निकाल दिया जाए, हाँ। धार्मिक उन्माद निकाल दिया जाए, तो बीजेपी में क्या बचेगा? बीजेपी तो झूठ पर टिकी है, बीजेपी तो धार्मिक उन्माद पैदा करती है, और अगर ये सारी चीजें निकाल दी जाए तो मुझे लग रहा बीजेपी में कुछ नहीं बचेगा। एक बात आप जान लीजिए, पहली बात कि इस तरीके के नैरेटिव, मैं कह रहा हूं बीजेपी गढ़ने में माहिर है। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, काम करने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में 7 साल हो गया, जरा विकास बताइए, क्या विकास किया? आज लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी ने 4-5 साल के कार्यकाल में जितना काम किया था वही काम दिख रहा है। मैं कह रहा हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से लखनऊ में बता दे, कोई 2 काम बता दे कि जो काम बीजेपी ने किया हो। तो काम नहीं कर रही बीजेपी, ना ये उत्तर प्रदेश में कर रही है ना देश में कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए सिर्फ एक बात है काम करने का तरीका कि साहब नैरेटिव सेट करो, प्रचार प्रसार करो, झूठ बोलो और धार्मिक उन्माद पैदा करो, और इसी को लेकर के ये चलने का प्रयास करती है। यकीनन देश की जनता गंभीरता से इस बात को समझ रही है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हर चुनाव में बीजेपी अब की मुंह का खाएगी और इंडिया गठबंधन विजयी होगा। पूरी तरह से चट्टान की तरह इंडिया गठबंधन अडिग है, कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं। अडिग है। सवाल सबसे बड़ा ये है, वरुण जी जरा आ जाइए डिबेट में, अडिग है कि नहीं है? 7 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जरा चलाइए किन किन जगहों पर उपचुनाव है जहां पर इन्होंने सीटों का ऐलान कर दिया, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 2 सीटें आपके लिए छोड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए, अब उन 2 सीटों के लिए भी क्या ऐसा तो नहीं है कि लग रहा है भाई 2 सीटें दी हैं, उन पे भी कहीं उम्मीदवार हार गए तो बहुत किरकिरी होगी, इससे अच्छा बाहर से समर्थन कर लो। आपका फेज अभी बाहर से समर्थन वाला ही चल रहा है, कश्मीर में भी बाहर से समर्थन, यहां भी बाहर से समर्थन।
सुचारिता जी, अभी डीजीपी साहब का भी वक्तव्य सुना, आपकी भी बात हुई, तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी का प्रशासन जीरो हो चुका। प्रशासन की विफलता है योगी सरकार की। योगी सरकार की कुटिलता के कारण ही एक ब्राह्मण युवक की हत्या हुई, तो ये तो मान ही लिया सबने। फिर बाद में चाहे पुलिस उसको करती रहे, एनकाउंटर कर दिया, ये कर दिया, सख्त एक्शन हो गए। आप जो बात कर रहे हो कांग्रेस पार्टी की, देखिए जो अलायंस हुआ था राष्ट्रीय स्तर पे किया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सेंट्रिक सरकार है, मैंने अटल जी अडवाणी जी के कभी बात नहीं करता, वो संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का जो कार्य कर रही है, उसके लिए पूरे विपक्ष जो है एक हुआ था और आज भी एक है। जहां तक विधानसभाओं का चुनाव है, विधानसभाओं में इंडिया अलायंस, इंडिया वर्ड है, वो स्टेट अलायंस नहीं है। तो जहां हमको लगता है कि हम जिसके साथ अलायंस करना है वो पार्टी आपस में अलायंस करती है। जहां अगर लगेगा कि मान लीजिए हमको चुनाव नहीं लड़ना है, अगर अखिलेश की पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो हम कैंडिडेट नहीं खड़ेंगे। तो राजनीति है, राजनीति में हम बीजेपी जिस अपने लगता नहीं है वरुण जी, उन्हें लग रहा है, साल में ऐसा काम उन्हें ये लग रहा है कि राहुल गांधी का चेहरा योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं चलेगा, इसीलिए वो खुद का चेहरा आगे रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पार्टी जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। किसी को बोलिए बोलिए। एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का नेता, एक स्टेट का नेता, ये सब सोचने की बात ही नहीं है। दूसरी बार बार क्या कहते हैं, पहले भी ऐसे होता था, उस सरकार में ऐसे होता था, अरे भैया आपको चुना क्यों फिर जनता ने? पहले कुछ गलत होता था जब भी आपको चुना, या पहले की सरकार का काम आपको पसंद नहीं आया, बार बार उदाहरण क्या देते हैं, कांग्रेस ऐसे करती थी, अखिलेश की सरकार ऐसे करती थी। भाई 7 साल आपकी सरकार, आप क्यों नहीं कहते हो आपने क्या किया? जनता देती वोट आपको, जनता जिताएगी तो आपको मानना पड़ेगा, हमको भी मानना पड़ेगा। तो मोदी की गारंटी वो तो लुप्त हो गई, क्यों नहीं मोदी की गारंटी का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं 4 जून के बाद से? करें पूरे देश में, फिर लड़े, तो वो तो गायब हो गया ना, मुंह पे ही नहीं आ रहा। वरुण जी क्या हो रहा है ना, दादागिरी वाली बात हो रही है। अब अखिलेश जी भी कहते हैं भाई आप हमसे बात नहीं करते, महाराष्ट्र में आप सीटें देते हैं, तो अभी तक छोटे दलों से तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो उनको लगता है, जरा रोहित जी को लीजिए, वो कहते हैं छोटे दलों से कोई बात नहीं कर रहा है तो हम क्यों भाई आपको सीटें दें यूपी में जहां हमारी चलती है, तो हम क्यों कांग्रेस को सीटें देंगे? हम भी नहीं देंगे, हम यहाँ पर अपनी चलाएंगे। आप लोग महाराष्ट्र में अभी तक बात भी नहीं की है आपने समाजवादी पार्टी से, वो 8 सीटें अबू आजमी मन से चिल्ला रहे हैं, हमें 8 हमारे अगर विधायक मिल जाए। अरे 8 तो तब मिलेंगे जब सीटें मिलेंगी उतनी लड़ने के लिए। रोहित जी जरा बताइए, आप लोग भी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है निषाद जी, संजय निषाद जी तो दिल्ली आ गए, वो प्रेशर बना रहे हैं कि भाई हमें तो सीट एक चाहिए, बीजेपी हम तो लड़ेंगे चुनाव। चारिता जी, देखिए एक स्थिति तो बिल्कुल साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी आपके यहाँ डीएनए की बात कर रहे थे। मुझे लगता है इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1947 में किसने भाई को पड़ोसी बनाया था ये पूरा विश्व ने देखा था, और उसके बाद आज भी उसी धर्म की राजनीति को लेके ये आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अबू आजमी ने कहा है कि साहब किसकी माँ ने दूध पिलाया है, तो माँ चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, माँ माँ होती है। मुझे लगता है कि कम से कम इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के अगर शब्दावली का प्रयोग अगर दूसरी तरफ से होने लगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम भाषा की मर्यादा को आप ठीक रखिए। शायद अबू आजमी जी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, इसीलिए आज शायद वो महाराष्ट्र में इस तरीके की भाषा प्रयोग करने का काम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी के सामने। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को उनकी हैसियत दिखाई थी, रात को 1 बजे तक बैठा के उनको सीटें नहीं दी थी, और जिस तरीके से हरियाणा में इनके नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने समाजवादी पार्टी को ऑन एयर बताया था कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी हैसियत दिखा रही है, और इसमें कोई गुरेज नहीं है ये कहने में कि समाजवादी पार्टी अब इनको कोई गठबंधन के अंदर देने वाली नहीं है कुछ भी। और इंडिया गठबंधन कैसा इंडिया गठबंधन? आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है, ममता बनर्जी अपनी रात लाप रही हैं, तो गठबंधन बचा कहां है? ये इंडिया गठबंधन तो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए नाम का प्रयोग किया जा रहा है, सिर्फ जनता के वोट को लूटने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन के नाम पे। परंतु सच्चाई यही है कि गठबंधन कोई बचा नहीं है इनका, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को खाना चाहती है, और समाजवादी पार्टी के कंधे पे बैठ के उत्तर प्रदेश के अंदर अपने अस्तित्व को ढूंढ रही है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 2 विधायक है जो 2022 में जीत के आए थे, और वो 5 सीटों की मांग कर रहे हैं। देखिए रोहित जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को खाना चाहती है, वो ये कह रहे हैं। अब देखिए मैं दंगे वाली बात भी कर रही हूं, उसमें उस बीच वहां लड़ाई हो रही है, यहां लड़ाई हो रही है। आपकी पार्टी को खा जाएगी कांग्रेस, वो कह रहे खा जाएगी। अब एक बात मैं एक बयान सुनाना चाह रही हूं, कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष का ये बयान सुनिए जरा अजीज खान साहब, वरुण जी आप भी सुनिएगा, राधिका जी आप भी सुनिए, क्योंकि ये बयान क्या दिखा रहा है, ये 2 दिन पहले का बयान है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। जरा सुन लीजिए कि अजय राय जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मिल रही है, मिल के लड़ेंगे, बस इतना ही कहूंगा, मिल के लड़ेंगे और डंके की चोट पर मिल के लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे, मिल के लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे।
तो अजय राय ये कह रहे हैं कि 10 सीटें मिलकर लड़ेंगे। आज की स्थिति ये हो गई है कि वो 2 सीटों पर भी नहीं लड़ना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं सब आप ही लड़ लीजिए क्योंकि हमें नहीं लड़ना है। अब मेरा सवाल सीधा ये है कि क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि वो 2 सीटें हार सकती है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप यहां दावा कर सकते हैं वरुण जी कि वो 2 सीटें आप लोग जीत जाएंगे जो आपको दी गई हैं, गाजियाबाद और खैर किसी? तो कोई 2 सीटें दी गई हैं, सबको कपोल कल्पित मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा पाखंडियों का प्रचार है। कोई सीटें नहीं दी, पाखंडियों का प्रचार है, कोई सीटें नहीं दी गई हैं। अभी कोई चर्चा नहीं हुई इस बात पे। ये मैं कह रहा हूं ना, इनका ये कपोल कल्पित प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ये परेशान हो रहे हैं कैसे भी इंडिया गठबंधन टूटे। ये इस आस पे बैठे हैं कि यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन टूट जाए, आपस में सहयोग नहीं हो। कह रहे राहुल गांधी अखिलेश की ये बात हो गई, उनमें झगड़ा हो गया, फालतू की बातें करते हैं दिन भर। क्योंकि अगर मैंने कहा ना मोदी की गारंटी पे जीत रहे हो तो आप जीतो, विपक्ष क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे इनको क्या मतलब है इस बात से। अगर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है एक मिनट आपकी बात पे राधिका जी आपके सारी एक मिनट बताइए सर। अजीज खान साहब वो कह रहे हैं कि 2 भी नहीं दी, वो कह रहे हैं 2 भी नहीं दी हैं। नहीं देने लेने की बात ही नहीं है, 2 भी नहीं दी। क्या कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, वो जो कह रहे हो आप शायद समझ नहीं पाई। आपने क्या भाप लिया है? यही तो नैरेटिव है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे बीच में, अरे सुन लीजिए मेरी बात, अरे सुनिए ना, अरे पहले तो आरएलडी बचाए, अपने आप को बचाए कि साहब बीजेपी के साथ में है। वो वही बीजेपी है जो अकाली दल को उसने खत्म कर दिया। उसने अकाली दल को खत्म कर दिया, उसने पीडीपी को बिल्कुल लाके कहां खड़ा कर दिया। अरे साहब पहले आरजेडी बचे और ये ना बताएं कि साहब कांग्रेस और समाजवादी और तमाम बातें। एक बात मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से साथ है। इसमें कहीं कोई मनगढ़ंत बात नहीं होनी चाहिए और लोग नैरेटिव सेट करते रहे। पूरी तरह से पहले भी मैंने कहा था इंडिया गठबंधन अडिग है और मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। वो विकास की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, जरूरतमंदों की बात नहीं करती। वो हमेशा उसने क्या किया है, हमेशा तो की राजनीति उसने किया है। 2 सीटें बची है ना, तो फिर आप गुमराह क्यों करने का काम कर रहे हो अजीज खान जी? आप तो 7 सीटें घोषित कर चुके हो ना, 7 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर चुके हो और आप कह रहे हो कि कांग्रेस को अभी हम देंगे। क्या दोगे आप? 2 ही बची है, 2 में से भी अगर 1 पे घोषित कर दिया तो 1 दोगे क्या? तो स्थिति तो साफ है ना। और दूसरी चीज राष्ट्रीय लोकदल की जो आप बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है राधिका जी? कांग्रेस को मैं एक बार राधिका जी के पास जाऊं। राधिका जी व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि योगी आदित्यनाथ के सामने क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी वाला रिस्क ले सकते हैं? क्या वो ये रिस्क लेंगे? 7 सीटें उन्होंने अनाउंस कर दी है। अखिलेश यादव एक बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो क्या ये रिस्क लेंगे? मेरा सवाल आपसे ये है। सुचेत्रा जी देखिए, जैसे ही हरियाणा के नतीजे आए थे हम सबने देखा था किस तरीके से सबसे पहला प्रहार हुआ था जहां पे महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, वहां की शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से तुरंत प्रियंका चतुर्वेदी जी का एक बयान आया है कि कांग्रेस अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती। प्रेशर वहीं से शुरू हो गया था। अभी तक वो सीट शेयरिंग पे एक लाइन पे नहीं जा पाए हैं। दूसरा आया समाजवादी पार्टी से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत वो 6 सीटें जिसपे कांग्रेस आंखें डाले बैठी थी, गड़ाए बैठी थी, उन पे अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। अरे पहली मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ और जो गठबंधन के साथ ही उन्होंने 6 कैंडिडेट अपने अनाउंस भी कर दिए और फिर भीख में इनको दौर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, गिनवाइए योगी आदित्यनाथ जी ने और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने क्या काम किए। अरे भाई साहब, सबसे बड़ा काम जो हमने किया ना, उत्तर प्रदेश का नाम बदलने का काम किया, जो आपके समय में सिर्फ माफिया राज, गुंडा राज और परिवार राज के नाम से जाना जाता था। आज वो राम लल्ला के नाम से जाना जाता है। आज वही उत्तर प्रदेश में 0 टॉलरेंस है क्राइम के अगेंस्ट। इसीलिए आज जब वहां पे क्राइम के अगेंस्ट कड़े कानून के तहत कड़ी चीजें करी जाती है तो आप लोग घबराते हुए आते हैं। कभी डीएनए की मांग करते हैं, कभी कहते हैं कि जो गोली मार दी गई इनकाउंटर में पैर के ऊपर, वो भी साजिश है। आप लोगों को जब क्रिमिनल पकड़े जाते हैं उसमें साजिश दिखाई देती है। आप ये कैसे भूल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स है जो देश में नंबर 1 पे है। एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन की बात है तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा मेट्रो कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है जब से भारतीय जनता पार्टी आई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में महज 2 एयरपोर्ट पे थे, आज वहां पे 9 एयरपोर्ट है। और आप कहते हैं कि हमने काम क्या किया है? 6 साल में 52 लाख
1,77,000 हमने घर रूरल और अर्बन एरिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देने का काम किया। 1 लाख से ज्यादा अधिक घर हमने सीएम आवास योजना के नाम पे देने का काम किया। और आप कहते हैं हमने क्या किया? अटल पेंशन बीमा योजना के तहत सबसे ज्यादा बेनिफिट्स अटल पेंशन बीमा योजना के अगर किसी प्रदेश में मिल रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में मिल रहे हैं। और आप कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में एक काम गिनवा दीजिए क्या किया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ की आपने बात करी तो इतनी बड़ी जो आउटर रिंग रोड बनाई जा रही है, इतने करीबन 104 किलोमीटर की, वो किसने बनाने का काम किया? वो हम कर रहे हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया था। आपने सिर्फ उत्तर प्रदेश या लखनऊ हो उसको गुंडा राज की तरफ ले जाने का काम किया। राधिका जी, मैं एक बार जरा अजीज खान जी के पास जाऊं। तो एक टोटो की सीट चुराते हैं दिल्ली में, ये टूटी चुराते थे। मैं अखिलेश जी के सवाल पर आऊं उससे पहले अजीज खान साहब जरा एक मैं बताना चाह रही हूं कि बहराइच हिंसा पर वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या क्या कर रही है, क्योंकि जब हिंसा होती है तो वो हिंसा बीजेपी ने कराई है, जब उस पर एक्शन होता है तो उस एक्शन पर भी सवाल आप उठाते हैं। एक और बड़ा एक्शन वहां पर लिया गया है और आज वो क्या था, हिंसा के बाद वहां पर फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। वहां पर एएसपी को हटा दिया गया है। एएसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी वहां से हटाए गए हैं। आप लोग लगातार ये कहते थे बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी। दुर्गा प्रसाद तिवारी को वहां पर तैनात किया गया है और एसटीएफ अब आरोपियों की धरपकड़ में लगा दी गई है। 110 से ज्यादा उपद्रवी वहां गिरफ्तार किए गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये उपद्रवी दोनों तरफ के लोग हैं, जिन्होंने वहां पर दंगा किया और उसके बाद जिन्होंने उपद्रव फैलाया, लोगों की दुकानें जला दी, लोगों के घर जला दिए, उन पर भी ये क्रैकडाउन हुआ है। तो ये एक तरफा क्रैकडाउन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात आपसे पूछ रही हूं जो मैंने डीजीपी सर से पूछी, अगर दंगा सरकारें कराती हैं तो आपकी सरकार के राज्य में 9 बड़े दंगे हुए। मुजफ्फरनगर दंगा क्या आपकी सरकार ने कराया था? देखिए सुचरिता जी, कई सारे सवालों की फहरिस्त है। मैं एक एक का जवाब दे दूं। पहले तो अभी राधिका जी ने सीट शेयरिंग के बारे में बात किया था, पहले उस पर बात कर लूं। देखिए इन्होंने सीट शेयरिंग पे क्या किया। इन्होंने ओम प्रकाश राजभर को कितना दिया, संजय निषाद जी को कितना दिया, आरजेडी को कितना दिया, आरएलडी को कितना, आरजेडी को कितना दिया और अनुप्रिया पटेल जी को कितना दिया। सबको साइड में कर दिया। ये अरे सुनिए ना मेरी बात, आप बोले। इन्होंने सीट शेयरिंग का जो काम किया वो कैसे किया, किन परिस्थितियों में किया, वो आप जान रहे, कैसे साथ में लेकर अपने साथियों को चल रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ठीक है एक्शन लिया, वहां के एसपी को हटा दिया, डिप्टी एसपी को हटा दिया, जो भी कुछ कार्रवाई किया, लेकिन मेरा एक भाई मारा गया ना, वो वापस आएगा क्या? वहां पर अगर एक भाई मेरा मारा गया, राम गोपाल मिश्रा, उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? जिस तरह वहां दंगा हुआ, एक भाई मारा गया, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? बहुत कार्रवाई आप कर दें, तमाम अधिकारियों को आप मुअत्तल कर दें, निलंबित कर दें, हटा दें, लेकिन जिस तरह एक शख्स की मौत हो गई, तमाम घर को जला दिया गया, तमाम तरीके के वाहन जला दिए गए, तमाम बड़ा क्षति हुआ, भाई मारा गया। मुजफ्फरनगर दंगों में भी 62 लोग मारे गए थे, उसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे ये बताइए। एक जान की परवाह है नहीं। अजीज खान साहब सीधे देखिए, मैंने ये कहा कि डबल एजेंडा नहीं है। या तो सरकारें दंगों के पीछे है या फिर सरकारें दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाती है, उनकी विफलता है। पैमाना आपके लिए भी वही है, उनके लिए भी वही है। सुचरिता जी मुझे 10 सेकंड दे दे। हाँ बोले आप। 10 सेकंड प्लीज। यही बीजेपी है। माननीय योगी जी ने क्या कहा था, दंगा मुक्त प्रदेश है, ठीक है, हो गया है। गुंडे माफिया सब छोड़कर उत्तर प्रदेश भाग गए। अगर दंगा मुक्त प्रदेश था तो ये दंगा कैसे हो रहा है, और गुंडे माफिया कैसे हावी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? तमाम क्राइम हो रहा है, तमाम लूटमार हो रहा है। आप जरा अखबार उठा करके देखिए, सुबह अगर देखेंगे तो पूरा एक पेज भरा रहता है, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ रेप हो गया। कैसे हो रहा है? अगर गुंडे नहीं थे तो गुंडे आए कहां से? माननीय योगी जी ने दावा किया था कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, दंगा मुक्त प्रदेश। फिर अगर दंगा मुक्त प्रदेश था तो ये दंगा हुआ कैसे? और एक भाई की जान चली गई, उसके बदले में आप कैसे भरपाई करेंगे? हम जानना चाहते हैं भाई। दंगे मुक्त प्रदेश, डीजीपी सर एक बार आपके पास आ रही हूँ, फिर राधिका जी आपके पास आऊंगी। दंगा मुक्त प्रदेश बार बार योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है। वो कह रहे हैं अगर दंगा मुक्त प्रदेश था तो ये कैसे हुआ, ये क्यों होने दिया, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सर अनम्यूट कर लीजिए। सुचरिता जी, ये बातें सांकेतिक होती है, जैसे पहले आए दिन दंगे होते थे। ये दंगा हुआ है, गंभीर दंगा है, और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन पुलिस इससे हाथ नहीं धो सकता है।
और उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करनी होगी। लेकिन पहले से आपने बार बार मुजफ्फरनगर दंगे की बात की, 100 सोनार की 1 लोहार की, बहराइच ऐसे 100 दंगे एक तरफ, मुजफ्फरनगर का एक दंगा एक तरफ, तमाम जो दंगे होते थे और जिस प्रकार के विभत्स दंगे होते थे, इंक्वायरी कमीशन बैठा तब भी हमने कोई कार्रवाई नहीं की, न हमने इंक्वायरी कमीशन जो हुआ था जस्टिस सहाय कमीशन का, उसकी भी हमने कोई कार्रवाई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जो संकेत जाता है, डॉक्टर अजीज खान साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन चरमपंथियों के मुकदमे वापस लेने का इसका क्या तर्क था? एसटीएफ के अफसरान और मेरे ऊपर कत्ल का मुकदमा लिखाने का क्या पर्पस था? मैं तो बूढ़ा आदमी, रिटायर हो चुका था, न लेना एक न देना दो, तब भी सब चीजों से दूर था, आज भी हर चीज से दूर हूं। एक मुकदमा आपने, क्योंकि एक चरमपंथी लू खा के मर गया, तो इस बात की सजा की आपने चरमपंथियों की तरफ आंख उठा करके देखने की हिम्मत कैसे की? ये तमाम चीजें हैं जिसके बारे में आपको सोचना होगा और जीरो टॉलरेंस की स्पिरिट में आपको लाना होगा। जो देश का दुश्मन वो हम सबका दुश्मन। आपने बहुत अच्छी बात कही, माकूल बात कही कि जो आदमी चला गया वो आपका था, हम सबका था, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्वों के प्रति अगर उदार दृष्टिकोण है, ये चीज भी आपको सोचना होगा और इसमें भी वही जीरो टॉलरेंस दिखानी होगी। दंगे तब भी होते थे, लेकिन दंगों के बाद जिस तरीके से खुली जीप में एक मरहूम माफिया खुली जिप्सी में बैठ के घूमता था, वो सीन कम से कम आज नहीं था। सुचरिता जी, आप लोग तो पता नहीं उस वक्त कहाँ थे, लेकिन मैंने वो भी दुर्दिन देखा था जब गाजीपुर के दंगों में और उस तरफ की साइड के दंगों में मुख्तार अंसारी खुली जीप में बैठ करके घूमता था, दंगा होता था और आगजनी होती रहती थी। वो भी सीन हमने देखा है और आज भी देखा। ये दंगा हुआ, इससे हमको इनकार नहीं कर सकते हैं, और दंगा बुरा हुआ था, ये अवॉइडेबल था, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अब चलिए, एडिशनल एसपी पवित्र मोहन का हटाए गए। ये उम्मीद की जाती है कि और भी अगर कोई मुलव्विस हो या लापरवाही में कर्तव्य के प्रति उदासीन हो, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि कम्युनल सिचुएशन में माफी का खाना नहीं होता, न जनता के लिए न पुलिस के लिए। मैं अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ, लेकिन राधिका जी पहले आपके पास आ रही हूँ। ये जो दंगे वाली बात उन्होंने कह दी है, अब ये बड़ा क्लियर है कि बहुत से लोग मान रहे हैं इसमें सपा को भी फायदा है, इसमें बीजेपी को भी फायदा है, क्योंकि वो दंगे वाली सरकार आपको कहते हैं, आप लोग अपने वोट बैंक और वो अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। राधिका जी, देखिए, मैं नहीं मानती कि कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी तो खासकर कभी भी किसी भी तरीके के दंगे और हिंसा को अपना फायदा नहीं मानती। जब दंगा होता है तो दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं और दंगा किसी को भी पसंद नहीं है। परिवार है हमारी जनता, हमारा, हमें अपने परिवार में अगर दो परिवार के लोग लड़ेंगे या उनके साथ कुछ बुरा होगा तो हमें अच्छा क्यों लगेगा? हम बांटने की राजनीति नहीं करते, हम उस पार्टी और उस विचारधारा और उस गठबंधन से नहीं आते जो हर इंसान से उनका धर्म और जाति पूछती है। ना हम फौजियों से उनकी धर्म जाति पूछते हैं, ना हम जर्नलिस्ट से उनकी धर्म जाति पूछते हैं, ना हम धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटने की बात करते हैं। और जब उनसे उनकी धर्म जाति पूछी जाती है तो चुप्पी साध के भाग जाते हैं। हम वो पार्टी नहीं है, तो हम किसी भी दंगे, किसी भी तरीके की हिंसा के साथ नहीं है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मेरे भाई का मौत हो गई, उसको वापस कौन लाएगा? अरे अगर आपको वो अपने भाई लग रहे हैं तो अपने नेता से पूछिए ना, वो क्यों इस एनकाउंटर के खिलाफ थे जब वो लोग पकड़े जा रहे थे? वो लोग जिन्होंने उसकी हत्या करी, उन मुजरिमों को जब पकड़ा जा रहा था और जब वो हमारी पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, तो पुलिस का क्या काम होता है? यहाँ पे हमारे पुलिस के पूर्व बैठे हुए हैं डीजीपी, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। हवा में पहले फायर करी जाती है वार्निंग और उसके बाद पैर पे। उन्होंने नियमों के तहत उसको पकड़ा और दर्द किसके सीने में हुआ जब वो लोग पकड़े गए? अखिलेश यादव के। और उस बेटी का इंसाफ मिलेगा जिसका अयोध्या में आपके नेता ने रेप किया। वो 18 साल की लड़की का क्या होगा माओ में जिसके आपके नेता ने रेप किया? उस 15 साल की लड़की का क्या होगा जिसका कन्नौज में आपके आदमी ने रेप किया समाजवादी पार्टी का? उनका इंसाफ कहां होगा? तब आपके दिल में दर्द नहीं होता, तब तो आप रेपिस्ट को पकड़े जाने पर कहते हैं लड़की का डीएनए टेस्ट कराइए। ये इंसाफ, ये गुंडा राज आप उत्तर प्रदेश को देते और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दंगे की बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है अजीज खान साहब के 2013 में जब आतंकियों के केस वापस ले लिया आपने, मुझे लगता है उससे बड़ा सवाल कोई नहीं हो सकता है कि आतंकियों के समर्थन में केस वापस लेने की बात क्यों हो रही थी। अब जब आतंकी किसी धर्म जात का नहीं होता है, ना उसका कोई समर्थन होता है, जब उनके केस वापस आप ले लेंगे तो फिर किस मुंह से दंगे वाली बात करेंगे? क्योंकि देश के खिलाफ दंगे से बड़ा दंगा तो कोई नहीं। मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।